नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। मौके पर दिखी एनडीए घटक दलों की ताकत, वाराणसी में जुटी प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे समेत कई हस्तियां। प्रधानमंत्री ने बूथ कार्यकर्ताओं को दिया हर बूथ जीतने का मंत्र और रिकॉर्ड मतदान का मांगा संकल्प। चौथे चरण का प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राजस्थान के जालौर में जनसभा और जोधपुर में रोड शो। बिहार के समस्तीपुर और बालासोर में राहुल गांधी की रैली। एसपी और बीएसपी के दिग्गजों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। ब्लॉग के जरिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले से बाहर और राहुल गांधी समय से 48 साल पीछे। सकारात्मक सोच वाली न्यू इंडिया में नकारात्मकता मंजूर नहीं। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65% करने को दी मंजूरी। 6 करोड़ से अधिक कर्मियों को मिलेगा फायदा। वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.55% रही। और पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की अदालत में खारिज। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को। विजय माल्या मामले में लंदन हाई कोर्ट 2 जुलाई को करेगा सुनवाई। भारत वापस आने का रास्ता हो सकता है साफ। और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तो आज पूरे देश की नजर वाराणसी में टिकी रही, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री के कल हुए रोड शो की तरह उनका नामांकन भी हाई प्रोफाइल रहा। नरेंद्र मोदी के नामांकन के प्रस्तावक जहां गैर राजनीतिक रहे, वहीं इस मौके पर एनडीए घटक दलों के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 11:15 बजे वाराणसी के डीएम दफ्तर में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के पर्चे में प्रस्तावक बने काशी के डोमराज परिवार के जगदीश चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता, वनिता पॉलिटेक्निक की पूर्व प्रधानाचार्य अन्नपूर्णा शुक्ला और कृषि वैज्ञानिक रामशंकर पटेल। और ये सभी लोग नामांकन के दौरान पीएम के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन पत्र थमाने वाली बुजुर्ग महिला अन्नपूर्णा शुक्ला के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस समेत देश भर के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। ये बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद काशीवासियों ने दिए हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा माहौल कुछ लोग अब बनाने लगे हैं कि मोदी जी तो जीत गए और इसलिए वोट नहीं करोगे तो चलेगा। कृपा करके ऐसे लोगों की बातों के में मत आइए। मतदान ही आपका हक है, लोकतंत्र एक उत्सव है और इसमें सबने मतदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए।
सरकार मजबूत बनानी चाहिए और देश मजबूत करने के लिए मतदान करना चाहिए। इस मौके पर एनडीए की एकजुटता और ताकत भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री के नामांकन में एनडीए में शामिल दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एआईएडीएमके के एम थम्बिदुरई और पन्नीर सेल्वम समेत बीजेपी अध्यक्ष और पार्टी नेता इस दौरान मौजूद रहे। शिरोमणि अकाली दल जो कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी है, उसका संबंध बीजेपी से बहुत नज़दीक है। वो कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं। हमारा शिरोमणि अकाली दल एक पार्टी है जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया था और अब भी साथ दे रहे हैं। ये सबसे जो है ये वाराणसी है, काशी की भूमि है और यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ से प्रतिनिधित्व करना प्रधानमंत्री का, और 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, फिर अब 5 साल तक तो रहेंगे ही और भी रहेंगे, तो ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है। और हाँ, ये क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए काशी नगरी से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, सब लोगों के लिए गर्व की बात है। बहुत अच्छा माहौल है। शक्ति प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन क्या है? जनता का प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं। It's a good show that shows a thumping majority. It's not only reflecting Varanasi, it other parts of the India also. This same mood is there. Therefore, winning of बीजेपी द एनडीए गवर्नमेंट इज इमिनेंट। बनारस में आप लोग जानते हो बनारस में क्या संदेह है? पूरे देश में एनडीए को 3/4 मेजॉरिटी हासिल होगी। बनारस के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि बाकी सभी संसदीय क्षेत्रों के मतदाता अपना सांसद चुन रहे हैं, लेकिन बनारस के मतदाता देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, एक बार फिर बड़ी मजबूत सरकार बन रही है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है और इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए हर बूथ जीतने का मंत्र दिया और रिकॉर्ड मतदान का संकल्प उनसे मांगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी के पार्टी कार्यकर्ता अपने बूथ के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री ने प्रचार और मतदान के दौरान विरोधी दलों के साथ भाईचारा रखने की सलाह दी। महिलाओं से ज्यादा मतदान और पहली बार मतदान करने पहुंचे मतदाताओं का स्वागत और मुंह मीठा कराने की बात कही। आपकी कठिनाई बहुत है बनारस वालों की, क्योंकि और जगह पे तो उनका जो उम्मीदवार होता है उनके साथ चलता है, लेकिन आपका उम्मीदवार इतना भाग्यवान है कि वो कहीं पर भी रहे, यहां का कार्यकर्ता अपने भीतर खुद को उम्मीदवार मानता है। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोतवाली स्थित बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। नामांकन के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी भीड़ मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया। और आइए हम बनारस का रुख कर लेते हैं। कृष्ण मोहन शर्मा मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। कृष्ण मोहन जी, आज का दिन काफ़ी कुछ रहा, काफ़ी मशगूल रहे प्रधानमंत्री। कुल मिलाकर किस तरह से देखें कल के मेगा रोड शो के बाद आज क्या बड़ी बातें रही बनारस में? कल के मेगा रोड शो के बाद आज का जो शो था वो भी बहुत बड़ा शो था, क्योंकि एक किसी सांसद के तौर पर उम्मीदवार के नामांकन में इतने सारे पॉलिटिशियन जो अपने देश के मालिक हों, अपने प्रदेश के मालिक हों, अगर वहाँ पे उपस्थित हो, चाहे हम बात नीतीश कुमार की करें, उद्धव ठाकरे की करें
एम थम्बीदुरई की करें, ओ पनीरसेल्वम की करें, वो तमाम चाहे हम प्रकाश सिंह बादल के करें, तो ये किसी भी उम्मीदवार के लिए, चाहे वो भले प्रधानमंत्री क्यों न हो, एक गौरव की बात होती है। जहाँ तक बात रही कि इतने सारे लोग आए, वो इसलिए आए क्योंकि पूरे देश के लोगों को, तमाम वोटरों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एनडीए ही एक ऐसा दल है या गठबंधन है जो भारत के लोगों का, विकास का और न्यू इंडिया का, यंग इंडिया का ख्याल रख सकता है। उनका मैसेज साफ था कि आप हमें विश्वास दीजिए, जो आपने हमारे साथ 5 साल विश्वास रखा है, आगे भी 5 साल विश्वास रखिए, देश तरक्की करेगा और आपका भी भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बनारस से, और आज जो बातें अहम रही बनारस में वो बताने के लिए पीएम ने आज वहां से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एनडीए के सभी प्रमुख नेता बनारस में देखने को मिले। वाराणसी में नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के सीधी में उन्होंने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, पर क्या कर्ज माफ हुई? ये उनके मुट्ठी भर जो यार दोस्त हैं वही कर्ज लेते हैं और हर 10 साल के बाद उन्हीं का कर्ज माफ होता है, गरीब किसान को कुछ नहीं मिलता है। आज देश के हर किसान को आपकी ये आवाज सुनकर समझ आ गया होगा कि कांग्रेस पर भरोसा का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि छापे में जो रकम बरामद हुई है वो दिखाती है कि कांग्रेस को गरीब और मजलूमों की कोई परवाह नहीं है। मध्य प्रदेश में जिनके हाथ में आपने सत्ता दी, इन्होंने ये पैसे लूट लिए हैं भाइयों। ये जो पैसे निकले हैं ना, वो उन गरीब मां बहनों के, उन बच्चों के पैसे हैं जो इन्होंने खाया है। और ये मीडिया वाले मुझे पूछते हैं कि कांग्रेस वालों के यहां रेड क्यों की? जहां से माल मिलेगा वहीं रेड करेंगे ना। जो चोरी करते हैं उन्हीं के यहां तो पुलिस जाएगी भाई, ईमानदार के यहां जाएगी क्या? भाइयों बहनों, ये ट्रेलर है, मैंने बताया अभी 6 महीने में ऐसा ट्रेलर आया है। 5 साल में मध्य प्रदेश का क्या होगा भाइयों, मुझे तो कल्पना करते ही मेरे रूएं कांप जाते हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिनका आज बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र में जनसभा आज हुई और वहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने न्याय योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि न्याय योजना का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के लोगों को होने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा बिहार की जनता को होने वाला है। डायरेक्ट, सीधा, आजकल इंटरनेट का टाइम है, हर महीने 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पहली तारीख 6,000 रुपए, जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर। इसके अलावा राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में भी एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नवीन पटनायक जी ने किसी को दिया यहां पे रोजगार? किसी को दिया? मैं आपको सीधा बता देता हूं, उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। मैं यहां से झूठ नहीं बोलूंगा। न्याय योजना लाखों युवाओं को रोजगार देगी, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। मैंने पता लगाया 22 लाख रोजगार, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं।
और इधर यूपी के जालौन में आज महागठबंधन की भी रैली हुई। इसमें एसपी और बीएसपी नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस की योजना आम चुनाव में बीजेपी को रोकने की बजाय 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की है। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन मजबूत है और उनकी पार्टी ने अपनी आधी सीटें इसलिए छोड़ दी हैं कि बीजेपी फिर सत्ता में न आ पाए। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को भी या किसी भी कीमत पर सत्ता में काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी ज्यादा आजमा भी चुके हैं। बीजेपी नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि क्या चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। अरुण जेटली ने लिखा है कि अब तक 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब जिन सीटों पर मुकाबला है वहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। कांग्रेस ना तो क्षेत्रीय दलों और ना बीजेपी से मुकाबले की स्थिति में है। अब मुद्दा है कि बीजेपी की जीत कितनी बड़ी होगी। अरुण जेटली ने चुनाव के पहले के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तरह राफेल और कर्ज माफी के लिए झूठ बोला, महागठबंधन बनाने की कोशिश नाकाम हुई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से तालमेल नहीं होने पर तंज कसा और घोषणा पत्र को देश की सुरक्षा के खिलाफ बताया। अरुण जेटली ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी समय से 48 साल पीछे हैं। 2019 का न्यू इंडिया एक सकारात्मक सोच वाला देश बन चुका है, जो देश के बारे में निंदक और आलोचनात्मक होने के बजाय बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। और वो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और टीडीपी जैसी पार्टियों के नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करता है। लोकसभा चुनाव के लिए पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रविशंकर प्रसाद के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बाबा रामदेव समेत कई नेताओं ने जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पटना साहिब सीट पर सबकी नजरें हैं। पिछली बार पटना साहिब सीट से बीजेपी के टिकट पर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव जीता था। शत्रुघ्न सिन्हा इस बार वो महागठबंधन के टिकट से उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने नामांकन से पहले रोड शो किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर जीत का चौका लगाएंगे। जाने माने सिंगर दलेर मेहंदी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में दलेर मेहंदी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर मौजूद दिल्ली बीजेपी के उम्मीदवारों ने एक बार फिर दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का भरोसा जताया है। गौरतलब है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस दलेर मेहंदी के संबंधी भी हैं और जिनकी उपस्थिति में उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। 12 मई को राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए मतदान होना है। दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। सूरत के सत्र अदालत ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है। उसे 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। नारायण साईं को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास पीपली में दिसंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था। सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने उसके और उसके पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को कहा है कि वो बैंकों की वार्षिक जांच रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार संबंधी कानून के तहत सार्वजनिक करे, बशर्ते कानून के तहत जानकारी उपलब्ध कराने की छूट हो। कोर्ट ने बैंक के आरटीआई नीति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। जस्टिस LN राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये कानून के तहत उसकी बाध्यता है।
कोर्ट ने रिजर्व बैंक पर अवमानना की कार्रवाई न करते हुए साफ किया कि बैंक को पारदर्शिता कानून के प्रावधान लागू करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। भविष्य में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन कोर्ट ने खारिज कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक के अरबों रुपयों के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत पर अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मुख्य मजिस्ट्रेट ने कहा कि नीरव मोदी द्वारा वानुआतू की नागरिकता हासिल करने का प्रयास ये दिखाता है कि वो महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता है। इसी बीच नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 1 दर्जन लग्जरी कारों की नीलामी की गई है। ये कारें 3 करोड़ 29 लाख रुपए में नीलाम हुई है। इस बात की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने दी। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इन गाड़ियों को जब्त किया गया था। विजय माल्या का मामला हल होने के करीब है और किसी भी समय विजय माल्या का प्रत्यर्पण भारत में हो सकता है। नीरव मोदी के मामले में भी विजय माल्या के केस में जो पहल ली गई उससे भारत को मदद मिल रही है और दोनों मामले में भारत का राजनयिक दबाव और भारत की कानूनी पहल सफलता की तरफ अग्रसर है। इस बीच विजय माल्या मामले में सुनवाई के लिए लंदन हाई कोर्ट 2 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें यह तय हो सकता है कि अगस्त तक माल्या को वापस भारत लाया जा सकता है या नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65% ब्याज मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ब्याज दर बढ़ाने के ईपीएफओ के फैसले को मंजूरी दे दी। केंद्र के इस फैसले का फायदा औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 6 करोड़ से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा। इससे पहले फरवरी में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार के नेतृत्व वाली ईपीएफओ की शीर्ष संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65% करने का फैसला किया था, जो 3 वर्षों के भीतर ब्याज दर में पहली बढ़ोतरी थी। इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.55% थी, जिसे बढ़ाकर 8.65% किया गया है। ईपीएफओ ने पहले 2016-17 में ब्याज दर को घटाकर 8.65% कर दिया था, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 8.8% था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सिनेमा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सिनेमा के जरिए सामाजिक, नैतिक और शिक्षाप्रद विषयों से दर्शकों को सूचित, शिक्षित, सशक्त करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने ये बात मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय को देखने के बाद कही। उन्होंने कहा कि संग्रहालय भारतीय फिल्मों के सफर और इससे जुड़ी तकनीक में बदलाव को समझने में मददगार है। I am particularly more impressed with this part of the museum about Mahatma Gandhi. In the name of Gandhi और सिनेमा, ये सबसे बढ़िया है। कारण क्या है? पुराना इतिहास, और हम गांधी जी को देश में हम सब लोग एक प्रेरणा स्तोत्र के रूप में देखते हैं। इसलिए उनका जीवन और सिनेमा के साथ उनका संबंध, बाद में उनके बारे में जो सिनेमा आया, इन सभी के बारे में यहाँ जानकारी है। मैं चाहता हूँ देश में विभिन्न इलाके से जो लोग मुंबई आते हैं, वो लोग जरूर यहाँ आके ये म्यूजियम विजिट करना चाहिए और थोड़ा समय यहाँ बिताकर सब पहलुओं के बारे में अध्ययन करना चाहिए। उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। बिकॉज सिनेमा is a religion. Cinema is an educator. Cinema is a powerful tool for social change. If cinema is used properly, produced properly, without obscenity, vulgarity, violence, and with some social purpose, it will be really have tremendous impact on the minds of the people.
और अब बात करते हैं श्रीलंका के कोलंबो में ईस्टर के मौके पर हुए विस्फोट में मृतकों से संबंधित आंकड़ों को सरकार ने संशोधित किया है। श्रीलंका सरकार की ओर से जारी संशोधित आंकड़े के मुताबिक मृतकों की संख्या 359 नहीं बल्कि 253 है। श्रीलंका के स्वास्थ्य मामलों के डायरेक्टर जनरल ने ये बयान जारी कर जानकारी दी। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि आतंकियों के स्लीपर सेल सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि हमलों का खतरा अब भी बरकरार है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है। अब तक 76 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।